बस आज से इस घर में तीनों चूल्हे जलेंगे। शिखा, तूने मेरी साड़ी छुई और नेहा तूने रसोई में दखल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम दोनों मेरे लिए पराई हो। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। आकाश, विक्रम और सागर, तुम तीनों भी सुन लो। आज अभी इसी वक्त इस घर के तीन हिस्से होंगे। हम तीनों बहनें एक कोख से जन्मी जरूर हैं, पर अब एक छत के नीचे नहीं रह सकती। उनकी सास शांति कोने में खड़ी होकर ये तमाशा देख रही थी। तभी वो पास जाती है और कहती है, बहुओं, क्यों घर को नरक बना रही हो? तुम तीनों सगी बहनें होकर भी एक दूसरे की दुश्मन क्यों बनी हुई हो? बंटवारा मत करो, वरना ये घर शमशान बन जाएगा। माँ जी, अब बहुत हो गया, हमें आपके साथ नहीं रहना। अरे हम लोग परेशान हो गए हैं एक दूसरे से और हमारे बीच में आप पिस रही हैं। अरे आप यहाँ रहकर हम पर बोझ बनेंगी, इससे तो अच्छा है कि आप गांव ही चले जाइए। यहाँ ना आपके लिए कोई जगह है और ना ही आपकी कोई कदर करता है। और तो और हम अपने बच्चों को आपके पास भी नहीं आने देंगे। अपनी तीनों बहुएं की ऐसी बातें सुनकर मानो शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके तीनों बहनों को उनके हाल पर छोड़कर गांव चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन तीनों बेटियों की माँ का फोन आता है और, हेलो रिया बेटा, क्या एक बार तुम तीनों बहनें घर पर आ सकती हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जिस घर को मैंने तिनका तिनका जोड़ कर बनाया था, आज वो मेरी आंखों के सामने शमशान की तरह खामोश और कसाई खाने की तरह टुकड़ों में बटा हुआ है। तुम्हारे पापा की हालत देखी नहीं जाती। वो सारा दिन छत की कड़ियों को ताकते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अपने ही बेटों ने उन्हें जीते जी मार दिया है। सुमित्रा फोन पकड़े हुए कांप रही होती है और उसकी नजरें सामने दीवार पर टंगी परिवार की फटी हुई फोटो पर होती है। तो वहीं फोन की दूसरी तरफ उसकी बेटी अपनी माँ की सारी बातें सुन रही होती है। पर तभी एक बार फिर सुमित्रा रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, बेटा, अगर तुम लोग नहीं आए तो शायद हम दोनों इस दुख को झेल नहीं पाएंगे। इस घर में अब इंसान नहीं बल्कि नफरत की दीवारें बसती है। मुझे बचा लो रिया, मुझे इस घुटन से निकाल लो। यहाँ अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे घर की हवा में ही जहर घुल गया हो। बस एक बार आ जाओ। दूसरी तरफ रिया फोन कान से चिपकाए हुए हैरान खड़ी है और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया है। मम्मी, आप इतना क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? शिखा और नेहा भी यहीं मेरे पास हैं, पर आपकी आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या भैया लोगों ने फिर से कोई नया तमाशा किया है या उन तीनों भाभियों ने मिलकर आपको कुछ अपशब्द कहे हैं? तू बस आ जा बेटा, अब और नहीं सहा जा रहा यहाँ हमसे। तुम लोग आओगे तो शायद कुछ ठीक हो जाए। आप फिक्र मत करिए मम्मी, हम आज ही निकल रहे हैं। रिया फोन नीचे रखती है और अपनी दोनों बहनों की तरफ मुड़ती है, जिनकी आंखों में ढेरों सवाल हैं। सुना तुम दोनों ने? मम्मी की आवाज में वो डर और वो बेबसी मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। हम तीनों यहाँ अपने ससुराल में आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन वहां मायके में हमारे माँ बाप पर क्या बीत रही है इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। हमें अभी निकलना होगा। पायल, रश्मि भाभी और नीलम, इन तीनों को तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। तीनों बहनें गुस्से में अपना सामान बांधती है और अपनी गाड़ियों की तरफ भागती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अमित भैया और सुमित भैया ये सब होने दे रहे हैं। मम्मी ने कहा कि घर टुकड़ों में बट गया है, इसका मतलब क्या है? क्या उन्होंने सच में घर के बीच में दीवारें खड़ी कर दी है? अगर ऐसा है तो आज उस घर में या तो वो भाभियां रहेंगी या हम तीनों बहनें। पापा ने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, इसी का नतीजा है ये सब। सही कह रही हो तुम। अगर आज उन लोगों को उनकी औकात में रहना सिखाया होता तो वो लोग इस तरह माँ पापा को दुखी नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, अब बस बहुत हो गया है। इस तरह तीनों बहनें आपस में बात करती हुई अपने मायके जा रही होती है और कुछ घंटों के सफर के बाद जब तीनों बहनें अपने मायके के बड़े गेट पर पहुंचती है तो वहां काफी शांति होती है। यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कोई बात नहीं, अभी हमें फिलहाल अंदर जाना चाहिए। नहीं शिखा, अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधा अपनी भाभीियों को बाहर बुलाएंगे। इतना बोलकर वो तीनों दरवाजे के अंदर जाती है और अंदर जाते ही वो देखती है कि घर में लकड़ी की एक मोटी दीवार बनी हुई है, जिसे देख वो तीनों ही अपना सर पकड़ लेती है और वहीं पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाती है, हे भगवान, ये क्या नजारा है? ये घर के मुख्य हॉल के बीचों बीच ये लकड़ी की मोटी दीवार और ये कटीली जाली किसने लगाई है? मम्मी, पापा, कहाँ हैं आप लोग? बड़ी भाभी, ओ पायल भाभी, बाहर निकलिए। ये मेरा घर है या कोई सरहद? ये आपने आंगन को 4 हिस्सों में क्यों बांट दिया है? ये नीली पीली और लाल लकीरें क्या साबित कर रही हैं? तभी रसोई का दरवाजा एक झटके से खुलता है और बड़ी बहू पायल हाथ में कड़छी लिए बाहर आती है।
अरे आइए आइए ननद रानियों, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या विदेश से आई हैं जो इतना हंगामा कर रही हैं? भाभी, हमें फालतू की बहस नहीं करनी। हमने जितना पूछा है उतना जवाब दीजिए। ये दीवारें यहाँ क्यों हैं? अरे ननद जी, ये तो आप दीवार जो देख रही हैं ना, ये शांति की दीवार है। अब आप तीनों यहाँ से विदा हुई हैं तो हमें लगा कि अब हम चैन से रहेंगे, पर यहाँ तो हर कोई एक दूसरे का खून पीने को तैयार है। रश्मि को मेरी तरक्की से जलन है, नीलम को मेरे बच्चों से नफरत है। पायल फर्श पर खींची नीली लकीर की तरफ इशारा करती है और नंदू को पास आने से रोक देती है। तो हमने तय किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये दाहिना हिस्सा मेरा है, इसके पार कदम मत बढ़ाना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अपनी माँ से मिलना है तो उस छोटे स्टोर रूम की तरफ चली जाओ, वहीं पड़ी होंगी वो अपने बूढ़े शेर के साथ। हमारे हिस्से के सोफों पर बैठने की कोशिश भी मत करना, वरना धोना पड़ेगा। तभी ऊपर की बालकनी से मंजली बहू रश्मि नीचे झांकती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। पायल दीदी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे सारा घर आपका ही हो। रिया, शिखा, सुनो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते तुम लोग उस लाल लकीर को ना छुओ। हमने अपना चूल्हा, अपना राशन और अपनी तकदीर अलग कर ली है। और हाँ, मम्मी पापा को हमने अलग नहीं किया, उन्होंने खुद ही कहा था कि उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं, इसलिए वो उस स्टोर रूम में शिफ्ट हो गए। रश्मि बड़े आराम से अपने नाखून की तरफ देखती है और नंदो के गुस्सों को नजरअंदाज करती है। अब वहां वो आराम से अपनी दाल रोटी खुद बना सकते हैं। कम से कम हमें ये तो नहीं सुनना पड़ेगा कि आज नमक कम है या आज रोटी जल गई। अपनी माँ से कहना कि मेरे मटके से पानी ना भरे, मैंने अपना वाटर प्यूरिफायर अलग लगवा लिया है। तुम लोग भी यहाँ ज्यादा देर तक मत रुकना, कहीं हमारे बीच के झगड़े में तुम भी ना पिस जाओ। रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और वो अपनी भाभीियों की तरफ तेजी से बढ़ती है। भाभी, आपकी जुबान इतनी जहरीली कैसे हो गई? जिस माँ ने आपको अपनी बेटी की तरह विदा करके इस घर में जगह दी, आप उन्हें स्टोर रूम में रखने की बात कर रही हैं और वो दाल रोटी खुद बना रहे हैं। क्या इस घर में तीन तीन बहुओं के होते हुए एक बाप को रोटी खुद बेलनी पड़ रही है? डूब मरो तुम सब, तुम औरतें कहलाने के लायक नहीं हो। चलो बहनों, पहले मम्मी पापा को देखते हैं। तीनों बहनें रसोई के पीछे बने उस छोटे और सीलन भरे स्टोर रूम की तरफ दौड़ती है, जहां वो अपनी माँ को फर्श पर बैठा हुआ देखते हैं। सुमित्रा जैसे ही अपनी तीनों बेटियों को देखती है तो, आ गई तुम लोग। देखो बेटा, ये है मेरी आज की दुनिया। ये चार दीवारें और ये छोटा सा पंखा। तुम्हारे पापा की कमर में इतना दर्द रहता है, पर यहाँ उन्हें सख्त फर्श पर लेटना पड़ता है। कल पायल के हाथ की चाय क्या मांग ली, उसने जवाब दिया कि मम्मी जी, राशन का हिसाब अलग है, अगर चाय पीनी है तो पहले अपने हिस्से की चीनी लाइए। सुमित्रा अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंख पोंछती है और पास ही लेटे हुए कैलाश की तरफ देखती है। रश्मि के बच्चे गोलू को मैंने गोद में उठा लिया तो उसने मुझे धक्का देकर कहा कि इसे अपने गंदे हाथ मत लगाओ, मेरा बच्चा आपके हिस्से में नहीं आता। बेटा, हम तो जीते जी मर गए हैं, हमें तो अब मौत का इंतजार है, ताकि कम से कम इस बंटवारे से तो मुक्ति मिले। देखो तुम्हारे पापा कैसे बुत बनकर लेटे हैं। कैलाश धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी बेटियों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा, चुप हो जाओ, बच्चों को परेशान मत करो। बेटा, बुरा मत मानना, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तुम लोग हॉल में जाकर बैठो। पर हाँ, ध्यान रखना कि कौन सी कुर्सी किसकी है। यहाँ अब हर चीज पर नाम लिखा है। ये ग्लास मेरा है, ये थाली सुमित्रा की है। अगर गलती से किसी और की चीज छू ली तो शाम तक कलेश होगा। कैलाश खांसने लगते हैं और रिया उन्हें सहारा देकर बिठाने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ा दुख तो ये है बेटा कि मेरे तीनों बेटे, जिन्हें मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो अपनी पत्नियों के पल्लू में छिप कर बैठे हैं। उन्हें मेरा दर्द नहीं दिखता, उन्हें बस अपने हिस्से की मलाई दिखती है। उन्होंने तो तय कर लिया है कि इस बिजनेस से मेरा नाम ही मिटा देंगे। अब वो मुझे एक बेकार फर्नीचर की तरह समझने लगे हैं। बिजनेस? हाँ बेटा, घर का बंटवारा तो पहले ही हो गया, लेकिन अब तेरे तीनों भाई तेरे पिता के बिजनेस का बंटवारा करना चाहते हैं। जिस इंसान ने अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया, आज इस बिजनेस को तेरे तीनों भाई हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं। ये सुनकर शिखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कमरे से बाहर निकलकर हॉल में खड़े अपने भाइयों पर बरस पड़ती है। अमित भैया, सुमित, राहुल, बाहर निकलो। क्या तुम तीनों मर चुके हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर है? माँ बाप को कबाड़ खाने में डाल दिया और तुम अपनी एसी वाले कमरों में सो रहे हो। ये घर किसका है? ये छत किसकी है? ये सब पापा की मेहनत का है और तुम लोग उन्हें ही बेघर कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम बेटे नहीं, तुम तो कलंक हो। तीनों भाई अमित, सुमित और राहुल अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। शिखा, अपनी आवाज नीची रख। ये मायका है तेरा, यहाँ आकर हुक्म मत चला। तुझे क्या पता कि यहाँ रोज क्या होता है।
पायल और रश्मि की लड़ाई में बर्तन टूटते हैं, गालियां चलती हैं। हमने ये बंटवारा इसलिए किया ताकि जान बची रहे, घर में शांति रहे। अब बंटवारे से कम घर में शांति है। सब अपने हिस्से का कमाते हैं, अपने हिस्से का खाते हैं। पापा अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें बस भजन करना चाहिए। अमित अपनी जेब से शोरूम की चाबियां निकालता है और उन्हें घुमाने लगता है। और रही बात बिजनेस की, तो पापा अब बूढ़े हो गए हैं। खन्ना एंड सन्स का नाम अब मार्केट में नहीं चलता। हम तीनों ने तय किया है कि हम उस शोरूम के भी 3 हिस्से करेंगे और अपना अपना बोर्ड लगाएंगे। पापा का नाम हटाकर हम अपनी पहचान बनाएंगे। आखिर हम कब तक उनके साए में जिएंगे? हमें भी तो अपना नाम बड़ा करना है। सुमित भी अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता है और अपनी पत्नियों की तरफ गर्व से देखता है। बिल्कुल सही बात है। और नेहा, तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हमें सब पता है कि तू अपने ससुराल में क्या करती है। तू भी तो अपनी दोनों बहनों से अलग रहती है ना। तूने भी तो अपनी सास को गांव भेज दिया है। जब तू खुद अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती तो यहाँ आकर हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा घर है, हमारा बिजनेस है, इसलिए तुम तीनों अपना मुंह बंद करो और अपने अपने ससुराल चले जाओ। अपने तीनों भाइयों की ऐसी बातें सुनकर उन तीनों बहनों की बोलती बंद हो जाती है। हम इसे चाहे जैसे बांटे, पापा को हमने खाना और छत दी है, इससे ज्यादा की उम्मीद उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो अब इस घर के मालिक नहीं रहे। और तुम तीनों भी यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मायके से मिलने वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। तुम माँ बाप के लिए नहीं, अपनी तिजोरी के लिए रो रही हो। छोटी बहू नीलम, जो अब तक चुप थी, वो तालियां बजाते हुए नंदों के सामने आती है और कहती है, अरे राहुल, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? इन तीनों को देखो, ससुराल में तो ये एक दूसरे की थाली में जहर डाल दे और यहाँ आकर सती सावित्री बन रही है। रिया दीदी, पिछले हफ्ते आपने शिखा दीदी के बच्चों को अपने कमरे से निकाल दिया था ना, और आज यहाँ रो रही हैं कि दादी को पोते से नहीं मिलने दिया जा रहा। आप लोग खुद जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो वही हम यहाँ कर रहे हैं। नीलम नंदों के चेहरे के करीब जाकर ताने कसती है और उनके पाखंड को उन्हीं के सामने ले आती है। हमने आपसे ही तो सीखा है कि परिवार को कैसे तोड़ा जाता है। आप हमारी गुरु हो। अब आपने अपने ससुराल में लकीरें खींची, तब आपको दर्द नहीं हुआ। अब जब वही लकीरें आपके मायके में खिंच गई है तो आपको तकलीफ हो रही है। ये दोगलेपन छोड़िए ननद जी, और चुपचाप अपने घर वापस जाइए। यहाँ अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। भाभीयों की ऐसी बातें तीनों नंदों को बहुत बुरी लगती है और रिया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। नेहा, शिखा, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है। हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? हम तीनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई। हमारे पास मौका था कि हम उस बड़े घर को स्वर्ग बना दे, पर हमने क्या किया? हमने नफरत, जलन और घमंड में आकर उस घर के भी 3 टुकड़े कर दिए। आज जब मैं मम्मी पापा को देख रही हूँ तो मुझे हमारी सास का चेहरा याद आ रहा है। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपनी बहनों का हाथ मजबूती से थाम लेती है। भाभियां गलत नहीं है, ये तो बस हमारा ही रूप है। हमने ही तो समाज को दिखाया है कि आज की औरतें साथ नहीं रह सकती। मम्मी पापा ने हमें यहाँ बुलाकर कोई विनती नहीं की है, बल्कि उन्होंने हमें वो आईना दिखाया है जिसे हमें पहले ही देख लेना चाहिए। ये जो घर के 4 हिस्से हुए हैं, ये असल में हमारे चरित्र के हिस्से हैं। अगर हम आज नहीं सुधरी तो हमारे कल के हमारे बच्चे भी साथ हमारे यही करेंगे। शिखा भी अब सुबकने लगती है और वो अपनी भाभीयों के सामने हाथ जोड़ लेती है। भाभी, आप लोगों ने जो कहा वो हमारे सीने में खंजर की तरह लगा है, पर आप सही हैं। हम तीनों बहनें आज आपसे वादा करती हैं कि हम कल ही अपने ससुराल में जाकर सब एक हो जाएंगे। हम अपनी सास को वापस बुलाएंगे, लकीरें मिटाएंगे और एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। पर भाभी, खुदा के वास्ते इस घर को मत तोड़िए, पापा का नाम मत हटाइए। इस तरह तीनों बहनें वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां उन तीनों के मम्मी पापा आते हैं और अपने मम्मी पापा को बिल्कुल ठीक देखकर उन तीनों नंदों को हैरानी होती है। तभी वहां सुमित्रा कहती है, बहुओं, अब ये ड्रामा बंद करो। रिया, शिखा, नेहा, इधर आओ। तुम तीनों को क्या लगा कि तुम्हारी भाभियां इतनी बुरी है और तुम्हारे भाई इतने बुजदिल? ये सब मेरा और तुम्हारे पापा का एक गेम प्लान था। तुम्हारी भाभीियों ने जो भी किया वो मेरे कहने पर किया। ये दीवारें, ये जाली, ये स्टोर रूम, ये सब नाटक था। सुमित्रा मुस्कुराते हुए अपनी बहुओं के सिर पर हाथ रखती है, जिसे देख उसकी तीनों बेटियां काफी हैरान हो जाती है। और उन तीनों को हैरान देख सुमित्रा एक बार फिर उन्हें सच बताते हुए कहती है, मैंने ही पायल, रश्मि और नीलम से कहा था कि वो बुरा बनने का नाटक करे। मैं चाहती थी कि तुम देखो कि जब एक बेटी अपने मायके को टूटते हुए देखती है तो कैसा महसूस होता है उसे। मैं चाहती थी कि तुम अपने ससुराल की गलती यहाँ महसूस करो। ये बहुएं तो कल से मेरे लिए पकवान बना रही थी, बस तुम्हें दिखाने के लिए ये सब कड़वाहट पैदा की गई थी। पायल आगे बढ़कर अपनी नंदों के आंसू पोंछती है और उन्हें गले लगा लेती है।
ननद रानी, माफ करना अगर हमने कुछ ज्यादा कड़वा कह दिया हो, पर माँ जी बहुत परेशान थी। आप तीनों का एक ही घर में होकर बात न करना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हमें लगा कि शायद इस झटके से आप लोग समझ जाएं कि परिवार की अहमियत क्या होती है। हम कभी नहीं चाहते थे कि पापा का नाम हटे, हम तो बस चाहते थे कि हमारी नंदी फिर से एक हो जाएं। तुम्हें बता दें कि मम्मी जी ने कुछ समय पहले तुम्हारी सास को फोन किया था, और तब हमें पता चला कि तुम तीनों की कलेश के कारण वो अपना घर छोड़कर जा चुकी हैं। तब हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि तुम तीनों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभियां तो बहुत सीधी हैं। इन्होंने मेरे कहने पर ये नफरत का चोला ओढ़ा था। आज जब तुम तीनों ने अपनी गलती मान ली है तो मेरा ये गेम सफल हो गया। परिवार लकीरों से नहीं, प्यार से चलता है। ये बात समझ ही आ गई अब तुम तीनों को। बहुओं, जाओ और आज रसोई में एक ही चूल्हे पर सबसे बढ़िया खाना बनाओ। अमित, जाओ वो दीवार और जाली अभी के अभी उखाड़ फेंक। अपने अलग अलग तरीके से उनके मायके वाले उन्हें लाइन पर ले ही आते हैं, और उन्होंने जिस मकसद से ये खेल रचाया था आखिरकार वो पूरा हो ही जाता है।